हाय, वन शॉट वीडियो पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने मिनिएचर स्कूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम आएंगे पार्ट 2 की तरफ जिसमें हमारा यूनिट 3 है बंगाल स्कूल, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। सो आई होप अभी तक जितना हमने करा है वो आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का जिसके 4 मिनिएचर स्कूल्स हैं, मैंने उसका एक 10 मिनट्स में 4 चैप्टर्स इन 1 गो वाला वीडियो भी डाला है। सो वो भी बहुत ईजी है। जिन बच्चों को मिनिएचर्स का नहीं समझ आता है या नहीं क्लैरिटी है चीज़ों की, तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। सो चलते से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अब सबसे पहले आप एक चीज़ समझना, अभी तक हमने जो पढ़ा वो मिनिएचर स्कूल्स थे। मिनिएचर स्कूल्स मतलब एक ही तरह का काम था, एक ही स्टाइल की पेंटिंग्स थी, उनके कुछ थीम्स थे, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइंस लगी हैं, प्रोफाइल फेसेस बने हैं। सो कुछ हमने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आर्ट पढ़ा है। लेकिन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो थोड़ा सा टाइम पीरियड आगे का है, ये अर्लियर 20th सेंचुरी का आर्ट है। सो पहले मैं आपको ना एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी बंगाल की, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स अलग से निकाल दिए हैं जो सिर्फ सिंपली आप लर्न कर लें तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पे ही आप उसके ओरिजिनल डेवलपमेंट पे वो नोट्स आपके लिए हो जाएंगे। सो जल्दी से शुरू करते हैं। यूनिट 3 चैप्टर 5 बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अगर हमको ओरिजिनल डेवलपमेंट क्वेश्चन आता है तो किस तरह से हमें समझना है इस चीज़ को। आर्ट इन इंडिया हैड अ डिफरेंट पर्पस प्रायर टू coming of the British. It could be seen on statues, temples, walls, miniature painting that often illustrated manuscripts, decoration on the walls of mud houses in villages, among many other examples. अब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में आर्ट के अलग ही मायने थे। बहुत रिच कल्चर हेरिटेज के साथ हम जी रहे थे, चाहे वो स्कल्पचर्स हों, पेंटिंग्स हों, वॉल पेंटिंग्स हों, तो किसी भी तरह के बहुत हम एक वाइब्रेंट और कल्चर्ड एटमॉस्फेयर को बिलोंग करते थे। What flourished was the British style of painting, the style of academic brilliance. बट हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स के आने से उनका स्टाइल ओवर पार वो लोग करना शुरू हो गए और अपनी ही तरह का आर्ट, अपनी ही तरह की पढ़ाइयाँ उन्होंने यहाँ पे करवानी शुरू कर दी। इंडियन पेंटिंग्स वॉज डीग्रेडेड, उनको बहुत लोअर लेवल पे आंका जाने लगा और डीग्रेडेड इनटू वीक इमिटेशन एंड ऑलमोस्ट रीच टू अ डेड एंड, मतलब कोई उसका वजूद नहीं रह गया। अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन आर्ट हैज़ रीच द लोएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बहुत ही डीग्रेडेड हो गया हमारा इंडियन आर्ट। Though the systematic propaganda, educated Indians were convinced that the India had no cultural heritage. So जैसे लोग उन विदेशियों के पीछे लगना शुरू हो गए और उन लोगों ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि इंडिया का तो कोई कल्चर हेरिटेज है नहीं। An art movement started. अब उस दौरान क्या हुआ कि एक ऐसी मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था, ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से हम इस लेवल पे पहुंच गए। सो हम क्योंकि बंगाल स्कूल पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सोचें कि बैकग्राउंड क्या बनी कि एक तरह से हमारे इंडियन आर्ट को डिग्रेड किया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि हमारा कल्चर हेरिटेज कुछ भी नहीं है। सो कुछ एक ऐसे लोग थे कि जिनमें स्वदेशी की भावना जागी और उन्होंने बोला, और उन्होंने वो इंडियन पेंटर और आर्टिस्ट थे कि जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अगेंस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रिटिश आर्ट अकेडमी, बट ऑल्सो स्टार्टेड सेपरेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम फॉलोइंग ब्लाइंडली द लाइफलेस स्टाइल ऑफ वेस्टर्न रियलिज्म। हालांकि ये भी वहाँ पे आर्ट चल रहा था कि जो लोग वो सिखा रहे थे, कर रहे थे और उसी तरह से आगे वो बनता जा रहा था, आर्ट आगे लोग सीखते जा रहे थे, बट कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करी। This style of painting was a nationalistic reaction against the style promoted by the Britishers associated with the nationalistic movement स्वदेशी। So ये जो एक नया स्टाइल पनपने वाला था और थोड़ा थोड़ा उसकी शुरुआत हो गई थी, वो एक नेशनलिस्टिक रिएक्शन था। इन दिस गुड कॉज, अब सारे ही इंग्लिशमैन एक जैसे नहीं थे, तो इसमें से E.B. हेवल का नाम जो है वो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कोलकाता के, तो उन्होंने इंडियंस के साथ कोऑपरेट किया। हेवल वॉज इंट्रोड्यूस टू अपनेंद्रनाथ टैगोर, उस समय के बहुत फेमस आर्टिस्ट थे कैलकाटा के, हु वॉज वन ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ दैट पीरियड। हेवल वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ कॉपिंग यूरोपियन पेंटिंग। सो हेवल खुद उस में नहीं थे कि यूरोपियन पेंटिंग्स को इतना लादा जाए इंडियन आर्ट के ऊपर। देयरफॉर इन 1904
he started getting the specimens of European painting and the Western relics removed from the art gallery of the school. तो जो उस वक्त स्कूल बने हुए थे जहाँ पे आर्ट एजुकेशन दी जा रही थी, तो वहाँ से उन्होंने जितने भी वेस्टर्न रेलिक्स थे और जितनी बाहर की वो पेंटिंग्स थी, यूरोपियन पेंटिंग्स, उनको हटाना शुरू कर दिया और उनकी जगह अजंता, बाग, इलोरा, राजपूत और मुगल मिनिएचर्स को उधर प्लेस करना शुरू हो गया ताकि वो लोग देखें और आगे के स्टूडेंट्स देखें और इनकरेज हों उस इंडियन आर्ट को लेके. हेवल टोल्ड हिम टू जॉइन एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कैलकटा. सो हेवल ने अवनींद्रनाथ टैगोर को वाइस प्रिंसिपल कैलकटा के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट का बनाया. दे फर्मली बिलीव इन क्रिएटिंग अ न्यू टाइप ऑफ पेंटिंग दैट वाज टोटली इंडियन, नॉट ओनली इन सब्जेक्ट मैटर बट ऑल्सो इन स्टाइल. सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं, ऐसा नहीं था कि अपनी माइथोलॉजी उठा ली और सिर्फ सब्जेक्ट्स उठाए और स्टाइल वेस्टर्न रखा. स्टाइल भी इंडियन रखा और सब्जेक्ट भी इंडियन रखे थे. E.B. हेवल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर डिजाइंड अ करिकुलम. उन्होंने एक अलग करिकुलम बनाया टू इंक्लूड एंड इनकरेज टेक्निक एंड थीम्स इन इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशन. अवनींद्रनाथ टैगोर लर्न वाटर कलर टेक्निक. सो एक ये भी एक पॉइंट है जो आगे बंगाल में आपको कई बार MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जैपनीज आर्टिस्ट से वो एक टेक्निक सीखा और उसको बाद में सिंथेसाइज किया था. सो अवनींद्रनाथ टैगोर लर्न वाटर कलर टेक्निक्स फ्रॉम 2 Japanese आर्टिस्ट एंड कंबाइंड द यूरोपियन वाटर कलर टेक्निक एंड क्रिएटेड अ न्यू टेक्निक विच इज नोन एज द वॉश टेक्निक, जो बंगाल की एक फेमस टेक्निक भी बनी है. सो ये उसको शुरू करने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ये याद रखिएगा अगर MCQ में क्वेश्चन आता है. विच बिकेम द हॉलमार्क ऑफ द बंगाल स्कूल. द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक स्टाइल ऑफ ऑयल पेंटिंग वर प्रोड्यूस्ड बाय राजा रवि वर्मा. अब जो एकेडमिक स्टाइल एक तरह से उस वक्त चल रहा था, उसमें जो एक्सीलेंट काम किया है ना, वो राजा रवि वर्मा ने किया है. अब इनका यहाँ जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार इनकी भी एक पेंटिंग हमारे सिलेबस में है और बहुत बार इस पेंटिंग पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ओलियोग्राफ्स बनाए या जिन्होंने घर घर पेंटिंग पहुंचा दी, उन आर्टिस्ट की कोई एक पेंटिंग बताएं. सो उसलिए उनका रेफरेंस मैं यहाँ पे दे रही हूँ सो दैट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप जज कर लें कि किस आर्टिस्ट की बात हो रही है. ही मास्टर द स्टाइल ऑफ एकेडमिक रियलिज्म and used to depict scenes from popular epics like रामायण, महाभारत. सो उन्होंने भी देवी देवताओं के अपने एपिक्स के ऊपर बहुत सी पेंटिंग्स बनाई हैं. They became so popular that many of his paintings were copied as oleographs and were sold in the market. जैसे कैलेंडर की फॉर्म में भी वो पेंटिंग्स को घर घर पहुंचाने का श्रेय ही राजा रवि वर्मा को जाता है. They even entered people's home as calendar images. सो ये एक अलग से पॉइंट है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा. अब हमको अगर बंगाल को लिखना है, जैसे मैंने बोला मैं ओरिजिनल डेवलपमेंट के लिए ये भी आप एज अ नोट्स यूज कर सकते हैं. सो बंगाल स्कूल इज कंसिडर्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल आर्ट मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन बंगाल. बंगाल से शुरू हुई, स्पेशली इन कोलकाता एंड शांति निकेतन. It flourished throughout India during the early 20th century. टाइम पीरियड इसका रहा early 20th century and was known as Indian style of painting. और ये रिवाइवलिज्म था, एक इंडियन आर्ट का एक रीबर्थ हम इसको मानते हैं. बंगाल स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवाइवल स्कूल. द आइडिया बिहाइंड दिस स्कूल वॉज अ विजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया that would get its strength from the rich culture historical heritage that it holds. मतलब अपना जो हिस्ट्री है, अपना जो कल्चर है, वहीं में से ये टेक्निक्स लाए, उन्हीं में से ये सब्जेक्ट्स लाए और उन्हीं के थ्रू उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि हमारा आर्ट कितना इनरिच्ड है. बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ब्रॉट अ रेनेसा. रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ इन इंडियन आर्ट. द रेनेसा ऑफ इंडियन आर्ट स्प्रेड इन एवरी कॉर्नर. और ये हर जगह फैला कंट्री में. बंगाल से शुरू हुआ बट बाद में बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और इन जगहों पे भी इनके सेंटर्स बने हैं विद द जॉइंट एफर्ट. और अब इसमें किसका नाम सबसे ज़्यादा आता है? E.B. हेवल का भी और अवनींद्रनाथ टैगोर का भी. सो प्राइमरी इन दोनों के नाम हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है इस स्कूल में, बट इनके साथ भी कई आर्टिस्ट थे, गगनेंद्रनाथ टैगोर एंड मेनी अदर्स. इन Indian Society of Oriental Art was founded, whose aim was to encourage Indian traditional art of painting with the help of progressive artists.
अब हम यहाँ पे कह रहे हैं विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ E.B. हेवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर एंड मेनी अदर्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। सो ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका एम ही था कि ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट किया जाए। अमंग द एमिनेंट डिसाइपल्स ऑफ अवनींद्रनाथ, उनके आगे काफ़ी शिष्य थे जिनमें से मेन आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस, D.P. रॉय चौधरी, के वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दर, M.A.R. चुगतई, शैलेंद्रनाथ डे एंड शारदा चरण उकील। With their techniques gave a new height to Indian art। अब अवनींद्रनाथ के साथ साथ इन लोगों ने भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, अब इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने अपने आर्ट को बाहर मतलब कंट्रीज में पहचान दिलवाई थी। इन्होंने ही अरेंज्ड सेवरल एग्जीबिशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स इन अदर कंट्रीज विच ऑब्टेन्ड एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन फॉर इंडियन आर्ट। At the same time, Lady Haringam got the paintings of Ajanta copied by Nandlal Bose, Asit Kumar Haldar and K. Venkatappa। इन्होंने इससे कॉपीज पेंट करवाई जो अपने अजंता या बाग एलोरा की थी और उनको बाद में सेम पब्लिश्ड इन द इंडियन सोसाइटी लंदन। Influence of Ajanta and Bagh is clearly seen in Bengal paintings। सो ये पॉइंट भी इसमें आ सकता है। द बंगाल पेंटर्स हैव सक्सीडेड इन इंट्रोड्यूसिंग लीनियर डेलिकेसी रिदम ग्रेस अजंता इनटू देयर पेंटिंग्स। अब क्यों ये इन्फ्लुएंस था? क्योंकि जैसे मैंने कहा ये रीबर्थ ऑफ इंडियन आर्ट था। अब इंडियन आर्ट क्या था? अपनी म्यूरल पेंटिंग्स थी, अपने फ्रेस्कोस थे, अपने अजंता का आर्ट था, अपना बाग का आर्ट था, अपने मिनिएचर पेंटिंग्स थे, तो उन सबके इन्फ्लुएंस इन पेंटिंग्स में है। द इम्पैक्ट ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल इज ऑल्सो विजिबल इन दीज पेंटिंग्स। द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न पेंटिंग्स। तो हम कहते हैं कि मॉडर्न पेंटिंग की नींव रखने वाला भी यही स्कूल था। सो ये है हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। 3 मार्क्स का हो सकता है, आपको 6 में आए तो 3 का ये आ जाए, तो आप इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख के जा सकते हैं इसके साथ। तो इतना सा आप लर्न कर लें तो आपके लिए सफिशेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। बंगाल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे थीम्स की। तो रिलीजियस थीम यहाँ पे भी बने हैं जिसमें गणेश, शिव, पार्वती, महाकाली, कृष्ण, गोपीज, इवन द रामायण, महाभारत, बुद्धा के ऊपर और इन सब के ऊपर थीम्स बने हैं, पेंटिंग्स बनी हैं। फिर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल के। अब यहाँ पे हिस्ट्री किस तरह से बनी है? यहाँ पे पेंटिंग्स हैं डेथ ऑफ शाहजहां बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे पेंटिंग्स हैं जहानारा एट द ताज बाय M.A.R. चुगतई, बुद्धा एंड सुजाता बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह के हिस्टोरिकल थीम्स पर भी पेंटिंग्स बनी हैं। देन है पेट्रियाटिक। पेट्रियाटिक बहुत बना है यहाँ पे। भारत माता बाय अवनींद्रनाथ, आगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आर्टिस्ट में पढ़ेंगे। अवेकनिंग ऑफ मदर इंडिया बाय असित कुमार हल्दर एंड मेनी अदर पेंटिंग्स ऑन थीम वर पेंटेड इन दिस स्कूल। फिर है हमारा लिटरेचर पर जो पेंटिंग्स हैं। अगर आपने पढ़ा है तो मेघदूत आपके सिलेबस में एक पेंटिंग है, वो तो टोटली लिटरेचर पर बेस्ड है। थीम्स ऑफ इंडियन लिटरेचर वर ऑल्सो पेंटेड इन दिस स्कूल। मेघदूत बाय राम गोपाल विजयवर्गीय इज वेरी फेमस अंडर दिस थीम। नेक्स्ट है सोशल थीम। सोशल मतलब जनरल, ये हमने मिनिएचर में पॉइंट नहीं पढ़ा है क्योंकि मिनिएचर में सोशल थीम्स नहीं बने हैं। कोट आर्ट था, सारा कोट के ऊपर ही पेंटिंग्स बनती थी। देयर इज एन अबंडेंस ऑफ सोशल एंड डेली लाइफ पेंटिंग्स इन दिस स्कूल। हार्डवेयर मर्चेंट, बेगर, टिलर ऑफ सॉइल, सांथल फैमिली बाय जामिनी रॉय आर सम पेंटिंग्स विच शोड द सोशल लाइफ इन इंडिया। अब यहाँ पे ना बहुत से बच्चे क्वेश्चन हमें करते हैं कि मैम सांथल फैमिली तो राम किंकर बैच का है, यहाँ पे जामिनी रॉय लिखा है। पर मेरी बात समझें, अगर रिलीजियस थीम है तो रिलीजन पे बहुत से आर्टिस्ट बना रहे हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक आर्टिस्ट की वो पेंटिंग है तो किसी और ने वो बनाई ही नहीं है। सो सेम वे सांथल फैमिली इज अ सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग। सो उसके ऊपर स्कल्पचर्स भी बने हैं, उसके ऊपर पेंटिंग्स भी बनी हैं और कई आर्टिस्ट ने उसके ऊपर काम किया है। सो इस पॉइंट को प्लीज क्लियर कीजिएगा और बार बार कमेंट सेक्शन में ये चीज मत पूछिएगा। डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रियली ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव। जर्नीज एंड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। अब देखें बर्ड्स एंड एनिमल का यहाँ पे डिपिक्शन भी आपके सिलेबस में है। जर्नीज एंड पेंटिंग देखें, मार्वेलस पेंटिंग है। सो इमोशनल एंड वंडरफुल साइड। डियर कैट, लॉबस्टर बाय जेमिनी रॉय एंड सम अदर पेंटिंग्स अंडर दिस थीम भी हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ अजंता हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सोल ऑफ अजंता इज क्लियरली विजिबल इन बंगाल पेंटिंग्स। इम्पैक्ट ऑफ मुगल एंड राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट इज द टेक्निक। टेक्निक में हमारा पॉइंट है वॉश टेक्निक। सो वॉश टेक्निक इसकी एक हॉलमार्क था इस स्कूल का। द जैपनीज वॉश टेक्निक इन वाटर कलर बिकेम द हॉलमार्क ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। देन स्टाइल एंड थीम। स्टाइल क्या था? फुल ऑफ इंडियन ट्रेडिशन था।
The subject matter and the style of school is full of Indian traditional style of painting, which was actually the main aim of the Bengal painters, जिसके लिए उन्होंने ये स्कूल शुरू किया था. कलर स्कीम अट्रैक्टिव कलर स्कीम है. Colors used soft glowing in order to bring the harmony of the painting. Gaudy colors have not at all been used, क्योंकि वॉश टेक्निक है तो बहुत ज़्यादा गॉडी कलर इसमें नहीं है. बहुत सूदिंग और एस्ट्रल वर्ल्ड टाइप फीलिंग आती है. बहुत ही इस तरह का ये सॉफ्ट और ग्लोइंग काम हुआ है. कॉम्पोजिशन सिंपल एंड क्लियर पेंटिंग जो बनी है वो आपको बहुत क्लियरली दिख जाती हैं. हमें समझ आ जाता है कि आर्टिस्ट ने हमें क्या दिखाना चाहा है. कॉम्पोजिशंस आर कंटेम्प्ररी एंड मोस्ट सिंप्लीफाइड. पेंटिंग्स आर इजी टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे हमारे 4 पेंटिंग्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पेंटिंग है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग जर्नीज एंड. इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्क्रिप्शन रखा है, बाकी सबका छोटा छोटा दे रखा है. सो इसका टाइटल इज़ द जर्नीज एंड. आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर. वाटर कलर ऑन पेपर, टेम्परा एंड वॉश. सो ये वॉश टेक्निक में पेंटिंग है. बंगाल स्कूल इसका टाइम पीरियड है एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये पेंटिंग है. नेशनल म्यूजियम नहीं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. दिस पेंटिंग शोड अ टायर्ड एंड ओवरलोडेड कैमल विच हैज कोलैप्स्ड अंडर द मैसिव वेट. Posture of the camel indicates as if everything is finished. The artist has shown a reflection of human life through this piece of artwork. अब सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं. सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस तरह से ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट है. 2-3 तरह से. पहली बात तो ये एनिमल एनाटॉमी बहुत ज़बरदस्त है. दूसरी चीज़, इसमें जो सब्जेक्ट लिया गया है वो ह्यूमन लाइफ और सिंबलिज्म पे बेस्ड है. जैसे उस कंडीशन को दिखाया गया है. कैमल को, ओवरलोडेड कैमल को, जैसे एक मास्टर का एक एम्प्लॉय के लिए ओवर एक्सपेक्टेशंस और ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसमें दिखाया गया है. सो वो भी है. दूसरा, कलर्स के थ्रू जैसे सनसेट होता हुआ दिखाया है, यहाँ से कैमल की लाइफ का एंड दिखाया है. सो वो भी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इस पेंटिंग में हमें दिखता है. सो इस तरह से काफ़ी एस्पेक्ट्स पर ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस पेंटिंग इज़ अ मास्टरपीस पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर विच इज़ वेरी एक्सप्रेसिव इन एन आर्टिस्टिक विजुअल लैंग्वेज. क्योंकि एनिमल एनाटॉमी बनाना इतना आसान नहीं है बच्चा. सो जिस तरह से ये हाँफता हुआ कैमल है, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, गिरता हुआ है पत्थरों पे. सो वो बहुत एक मास्टरी दिखलाता है हमें आर्टिस्ट की. इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन प्रवासी अ बंगाली मैगजीन. अब ये पॉइंट पे इसलिए रखा है मैंने क्योंकि अगर आपको MCQ में आता है कि कौन सी पेंटिंग इस तरह से पब्लिश हुई थी, तो ये वाली पेंटिंग थी बंगाल के आर्टिस्ट की. इट क्लियरली शोज हाउ द लाइफ ऑफ अ कैमल इज अबाउट टू एंड after a long and tiring journey. The background and the sky is covered with subtle colors of yellow, orange, red and brown in wash technique which give the effect of sunset. अगर आप देखें तो ये जो effects हमें दिखाए गए हैं color combination. Expression and posture of the camel looks real and lively. The massive load laden on his back is a symbol of his untimely ultimate exploitation. जैसे मैंने बोला कि उसके मास्टर का exploitation उसके ऊपर वो इसमें दिखाया है. टेम्परामेंट एंड सफरिंग ऑफ द वीक, टायर्ड, हंग्री, थर्स्टी कैमल हैव बीन शोन. His listless body by his half opened eyes, journey's end. His clenched teeth showing the death. अब ये फेस की anatomy देखें आप ये चीज़. Selection of color in the harmony with the subject. Sun is going below the horizon with its glow fading and the camel journey of life has come to its end. Camel has been painted in yellow brown color, carrying good on his back. ये यहाँ पे दिखाए गए हैं. And tied with cords. ये shown the combination of blue, black, brown and yellow color. Tint of blue also have been added to the stone where the camel is about to fall. ये नीचे यहाँ पे dark tones दिखाई गई हैं. The artist is showing a reflection of human life through this piece of artwork. कि जैसे उस वक़्त exploitation लोगों पे भी था, जो employees थे उन पे भी इसी तरह से जुल्म हो रहे थे, तो उसके लिए भी एक sarcasm में उन्होंने ये दिखाया है. Entire painting has a rhythm and expression. 4 legs of the camel bent down, causing his head and neck to the rest of the ground. Head is shown slightly high from the ground. 4 legs of the camel are bent.
Detail of the dying camel are studied exceptionally. Painting is an excellent example of wash technique. So human life value इसमें क्या है? Master should be kind and caring towards the animal. Animal's loyalty towards its master. So ये एक पेंटिंग है, हालांकि बहुत सिंपल पेंटिंग है. अगर आप पिक्चर भी ध्यान से याद कर लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा ये चीज़. सो नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी राधिका बाय M.A.R. चुगतई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई. वॉश टेक्निक और वाटर कलर ऑन पेपर, बंगाल स्कूल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली. इन दिस वर्टिकल पेंटिंग, ये वर्टिकल पेंटिंग है, यंग इंडियन गर्ल स्टैंडिंग इन अ शाय पोस्चर. दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी. अब इसकी कॉम्पोजिशन देखें, बहुत सिंपल सा है. आप देखें एक शाय, इसमें जो शाइनेस दिखाई गई है, फ्लावर पकड़ा है, लहंगा है, चोली है, पीछे ये लैम्प है. तो इसी तरह से एक सिंपल सा सीन बनाया गया है, बट मास्टरी जो है वो टेक्निक में है. जो ये मर्ज्ड कलर इसमें दिखाए गए हैं. राधिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉश पेंटिंग बाय M.A.R. चुगतई, वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड आर्टिस्ट ऑफ इंडियन रेनेसां. This is a painting of an attractive Indian girl who is shown as delicate as flexible. Radhika is portrayed walking away from the lighted lamp in a gloomy background. यहाँ से if in a state of trance. Radhika is shown in profile. Side pose में इसका face दिखाया गया है. Drawn with her head down. Head थोड़ा सा नीचे है, half opened eyes हैं, sharp eyebrows हैं, soft and delicate lines हैं. पीछे जो ब्रेड करी गई है ब्लैक ड्रेसेस, ये बाल उसके नीचे बैक की तरफ आ रहे हैं. होल्डिंग अ लोटस फ्लावर इन द बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों में लोटस बड पकड़े हुए है. राइट हैंड नीचे की तरफ है बट दूसरा हैंड ऊपर की तरफ है, और एक हनी भी इसमें बैठी हुई दिखाई है. शी इज टचिंग द फ्लावर ऑन हर फेस एंड फील द टेंडरनेस. यहाँ से राधिका इज डिपिक्टेड वेरी डेलिकेट लाइन्स, इनफ्लेक्सिबल शेप विद ग्रेट ग्रेस. सो बहुत सिंपल सी एक पेंटिंग है. साथ में अगर हम इसमें कपड़ों के रंग देख लें तो ऑर्नामेंट्स इसने पहने हैं, पर्ल नेकलेस है, बैंगल्स है, पेंडेंट है, रिंग, ये सब पहना हुआ है. शी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. रेड ब्लाउज है, पर्पल लहंगा है, येलो ओढ़नी. आप ये भी पॉइंट्स लिख के जा सकते हैं. अब इनको अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ये ऑरेंज है, ये पर्पल है, येलो है, ये कलर्स आप याद कर लें. ईच डिटेल ऑफ ईच फोल्ड कॉस्ट्यूम have a beautiful rhythmic expression and flexibility. The lamp placed near the corner is yet another example of Mughal influence on the artist work. Burning flame and smoke from the lamp are going upward. शायद यहाँ पे आपको इतना ब्लर क्लियर नहीं होगा, बट एक्चुअल इमेज में यहाँ पे धुआं निकलता हुआ दिख रहा है. Light of the lamp from the yellow red wick illuminating the lady and adding the touch of divinity. The background is blend of fusion colors in uniform and tonal gradation. Next हमारा बहुत important painting again शिव एंड सती, नंदलाल बोस, बंगाल स्कूल मॉडर्न में ये पेंटिंग आती है. टेम्परा एंड वॉश, अगेन ये वॉश कलर की पेंटिंग है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली. पिक्चर यहाँ पे थोड़ा सा डल मुझे खुद में लग रही है, बट आप बुक्स में अगर आप देखेंगे तो हल्का सा ब्राइटन है, बट अगेन मोनोक्रोमेटिक टाइप ये पेंटिंग है, और ये अपनी माइथोलॉजी पे बेस्ड है. अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो आपने ये पढ़ा होगा, ये रिलीजियस थीम पे है, जिसमें शिव एंड सती पे ये पेंटिंग बेस्ड है. सती अपने फादर दक्ष के एक उन्होंने यज्ञ रखा था जिसमें चली गई थी, और बिना बुलाए, और वहाँ पे उन्होंने शिव जी को बहुत अपशब्द कहे थे, जिस वजह से सती ने अपने आप को वहीं पे अपनी इंट्रिंसिक पावर से भस्म कर लिया था. सो ये वो एपिसोड है जहाँ पे शिव उनके बॉडी को लेके और बैठे हैं. सो ये उनके हस्बैंड के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो उनका सेक्रीफाइस है उसके ऊपर ये पेंटिंग है. सो ये वो थीम है जिसमें ये स्टोरी बताई गई है. सो अगर हम सीधे चलें डिस्क्रिप्शन पे, तो दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स द डेड बॉडी ऑफ सती इन द आर्म ऑफ शिव हु इज शोन इन द सिटिंग पोजीशन. फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन एज गॉड, शिवा इज शोन विद द हेलो इन द बैकग्राउंड, ये दिखाया गया है. शेड ऑफ लाइट एंड वाइट कलर हैव बीन डिपिक्टेड फोर हेड्स एंड बोथ फिगर्स एंड ऑल्सो ऑन द बॉडी ऑफ शिवा. ये हल्का हल्का ये जो वाइट कलर का ये वाला जो लाइट डाली गई है ना इनके ऊपर, वो बताई गई है. सती शोन वेयरिंग साड़ी एंड ऑल्सो वेयरिंग इयरिंग, नेकलेस, आर्मलेट्स एंड ब्रेसलेट्स. सो उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है.
द कलर स्कीम ऑफ दिस ग्रेट वर्क गोज इन मोनोक्रोमेटिक ब्राउन। सो आपको एक सिंगल टोन में, मोनोक्रोमेटिक होता है सिंगल टोन में दिखाया गया सीन, सिंगल कलर में, उसी के वेरियस टोन्स में। बैकग्राउंड हैज टोन्स ऑफ येलो एंड ब्राउन्स, फोरग्राउंड वॉयलेट ब्राउन्स एंड वाइट्स, हल्का हल्का बीच में सब एक तरह से येलोज में है सारी पेंटिंग, लेकिन जहाँ पे रेड शो करना है उसमें हल्का सा रेड डाल दिया गया है, जहाँ ब्राउन शो करना है थोड़ा सा ब्राउन का डेप्थ डाल दी गई है। The shades of light and white color have been depicted on the forehead. यही जो लाइट की मैंने बात की, the shade of brown to yellow in the background give depth to the main figure. पीछे जो ब्राउन्स का है तो उससे आगे की फिगर्स थोड़ा प्रोमिनेंट होके निकल रही हैं। Again monochromatic painting seems to be inspired from Ajanta work. सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू इसकी है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सो ये माइथोलॉजिकल पेंटिंग है, उसके ऊपर बेस्ड है शिव एंड सती। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है मेघदूत। ये लिटरेचर पर बेस्ड है, लिटरेरी पेंटिंग है। राम गोपाल विजयवर्गीय, बंगाल स्कूल, वाटर कलर ऑन पेपर, टेम्परा एंड वॉश, ललित कला अकेडमी, न्यू दिल्ली। सो अगर ये टाइम पीरियड आपको नहीं याद होता है तो बेशक स्किप कर जाइएगा। सो थीम अगर हम इसका पढ़ें, द पेंटिंग मेघदूत इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ मेघदूत, प्ले मेघदूत विच इज रिटन बाय कालिदास, द्वारा लिखा गया मेघदूत प्ले के ऊपर ये पेंटिंग है। अब इसमें स्टोरी क्या है, कौन सा एपिसोड यहाँ पे दिखाया गया है? ये एक यक्ष की स्टोरी है। हु वॉज एक्साइल्ड बाय हिज मास्टर किंग कुबेर, जिसको कुबेर की तरफ से एक दंड मिला था और 1 साल के लिए उसको अपनी ड्यूटी से निग्लेक्शन के लिए एक उसको जैसे देश निकाला दे दिया जाता है ना, वैसे ये है। द पोएम इज सेट अबाउट 8 months आफ्टर द एक्साइल। अब 8 महीने हो गए हैं और उनको अपनी बीवी से बिछड़े हुए, और वो उसकी याद में एक पासिंग क्लाउड के थ्रू एक मैसेज भेज रहा है लिख के, और उसकी वाइफ उसका वेट कर रही है। सो ये इसमें ये पोइट्री था जिसके ऊपर ये इलस्ट्रेशन बनाई गई है। दिस पेंटिंग इज डिपिक्टेड विद द पेन ऑफ लव इन सेपरेशन which is very clearly visible on the face of Yaksha, the male character. So उसके चेहरे पे वो दर्द साफ झलक रहा है। So basically अगर हमको समझना है तो ये लिटरेचर पे बेस्ड है पेंटिंग, जो मेघदूत लिटरेचर है कालिदास का, उसके ऊपर ली गई है। ठीक है। सो इसमें एक यक्ष मेल फिगर को दिखाया गया है। आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ कलर है, मेल फिगर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये क्लाउड्स हैं, ये देखें ना, ये क्लाउड्स जा रहे हैं, ये वो हाथ से कुछ ताड़ पत्रा पे लिख रहा है, पीछे ट्री है, ये बर्ड्स हैं। सो इस तरह से एक एटमॉस्फेयर दिखाया गया है। ये पेंटिंग जो है ये उनकी मेघदूत सीरीज में से ली गई है। उन्होंने एक पेंटिंग नहीं बनाई है, सीरीज ऑफ पेंटिंग्स आर देयर, क्योंकि ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। इसमें कम से कम उन्होंने 50 to 70 पेंटिंग्स बनाई हैं। इन दिस पेंटिंग अ हैंडसम मेल फिगर इज शोन सिटिंग ऑन द रॉक्स विद द क्लाउड्स अराउंड एंड इन अ वेरी इमोशनल मूड, शोन विद टीयर्स इन हिज आईज, writing feeling on the rock with his right hand, holding a white flower in his left hand very delicately. This painting is depicted with pain of love and separation which is very clearly visible। जो उसके facial expressions हैं, half closed eyes हैं, thin shaped arms हैं, long tapering fingers हैं, which is commonly seen in the human anatomy of Bengal। इसी तरह का figurative work वहाँ पे दिखाया जाता था। gracefully carved body बनाई गई है यक्ष की, येलो कलर का उसको धोती पहने हुए और ऊपर से एक कपड़ा पहनाए हुए शोल्डर पे दिखाया है। फिगर इज वेयरिंग earring necklace of नेकलेस और इयरिंग पर्ल के पहने दिखाए हैं। बैकग्राउंड ऑफ पेंटिंग इज वेल कंपोज्ड विद डार्क ब्लू स्काई पीछे एंड द फ्लाइंग बर्ड्स, हट इज शोन बिहाइंड द क्लस्टर ऑफ ट्रीज। ये पीछे पेड़ों के पीछे एक हट भी दिखाई गई है। Two waves like clouds painted in the sky swirling into the composition from back and front towards of the yaksha। आगे और पीछे से बादल जाते हुए दिखाए हैं। The colors are soft and light giving the painting a subtle glow। ह्यूमन फिगर इज ड्रॉन इन परफेक्ट प्रोपोर्शन। सो बहुत परफेक्टली ये बनाई गई है पेंटिंग। अब हम आते हैं इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे। इमोशन ऑफ लोनलीनेस, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ कमिटमेंट एंड फेथफुलनेस। सो जैसे उसके मास्टर ने उसको एग्जाइल दिया है तो उनकी वो कमिटमेंट उसके लिए थी और वो उसके लिए वो अपनी सज़ा कर रहे हैं, और बट फीलिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन भी इसमें दिखाया है। सो ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आ सकता है। अब ये था हमारा बंगाल, जिसमें हमने पढ़ा कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी बंगाल स्कूल को लाने की।
उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कौन कौन सी पेंटिंग्स थी। अब हम जल्दी से चलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। इस टॉपिक का मतलब ये है कि कौन से ऐसे कलाकार थे जिन्होंने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करा या किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। तो पहली बात समझे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बुक्स में बहुत लंबा टेक्स्ट दे रखा है, लेकिन हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि हमने ये समझना है कि इंडियन आर्ट जो था और ये जो आर्ट मूवमेंट्स होती हैं या जो ये आर्ट होता है ये हमारी इमोशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे आप कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो नेशनल एंथम बजता है उससे पहले थिएटर्स में, तो उस टाइम पे हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं तो हमारा एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना, एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग हमें आती है उस वक्त। सो सेम वे इन आर्टिस्ट ने भी कुछ ऐसी पेंटिंग्स क्रिएट की जिस वजह से लोग उस मुहिम के साथ जुड़े। तो जो एक नेशनलिज्म की मूवमेंट चल रही थी, स्वदेशी की मूवमेंट चल रही थी, उस भीड़ में, उस दौड़ में उनको सपोर्ट करें और लोग उस नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में उनका साथ दें। सो इसलिए कुछ आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाई। अब उनमें से हमने 3-4 एग्जाम्पल्स देनी है और हल्का सा उसके बारे में लिख के इस टॉपिक को ख़त्म करना है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इस टॉपिक की, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन आर्टिस्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट बाय यूजिंग देयर आर्ट टू इंस्पायर पेट्रियोटिज्म की भावना जगाने के लिए। रिफ्लेक्टिंग सोशल इश्यूज, क्या दिखाया उन्होंने कि उस वक्त समाज में क्या चल रहा था। प्रमोट द एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल। In the end of 19th and the beginning of 20th century brought it an extreme phase which influenced the existing artists also. They too choose the freedom struggle एज अ सब्जेक्ट ऑफ देयर पेंटिंग एज अ काइंड ऑफ सर्विस ऑफ स्वदेशी। सो उन्होंने भी अपना फर्ज समझा इस मुहिम में अपना साथ देना एज अ नेशनल मूवमेंट। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्प्ड रेज अवेयरनेस, कल्टिवेट नेशनल प्राइड एंड एनकरेज कलेक्टिव एक्शन टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब किस तरह से, पहले आर्टिस्ट कौन से थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल स्कूल की शुरुआत करी। फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। क्रिएटेड फेमस पेंटिंग भारत माता। और ये पेंटिंग इतना फेमस हुई थी ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पेंटिंग को लेके पैदल मार्च निकाला गया था। डिपिक्टिंग इंडिया एज अ मदर गॉडेस, सिंबलाइजिंग हर एस्पिरेशन फॉर फ्रीडम। भारत माता एज अ यंग विमेन। अब इसमें दिखाया क्या है, भारत माता को एक यंग विमेन, समवन एट ओरिजिनेटर ऑफ द रोटी कपड़ा मकान थीम ऑफ लेटर इंडिया। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन पुराने उनसे पूछिएगा तो रोटी कपड़ा मकान एक ऐसा सिंबल और एक ऐसा थीम इंडिया में चला था कि जिसके ऊपर बहुत काम और फ्रीडम मूवमेंट में बहुत काम किया गया था इस थीम के ऊपर। इट शोड अ बंगाली पीजेंट विमेन ड्रेप्ड इन द सेफ्रन फ्रॉम हेड टू टो। ऊपर से नीचे एक रोप पहने हुए सेफ्रन दिखाया गया है, विथ 4 आर्म्स, 4 बाजुएं, रिप्रेजेंटिंग इंडिया नीज। अब एक में खाना, एक में क्लोथिंग, एक में किताब और एक में रोजरी होती है वो माला, जो जप माला होती है ना, उसको कहते हैं। हिज आर्ट रिप्रेजेंटेड द इंडिया आइडिया ऑफ नर्चरिंग मदर सीकिंग लिबरेशन थ्रू हर चिल्ड्रन। सो ये अपने बच्चों से अपनी आज़ादी की मांग कर रही है भारत माता। सो नेक्स्ट जो पेंटिंग है हमारी, अमृता शेरगिल ने भी भारत माता बनाई। सो उनकी भारत माता भी बहुत फेमस थी और उन्होंने भी अलग अलग पेंटिंग्स के थ्रू कंट्रीब्यूट किया। उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने विलेजर्स और उस टाइम के रूरल जो इंडियन विमेन की कंडीशन थी उनको अपनी पेंटिंग्स में दिखाया था। डिपिक्टेड द स्ट्रगल ऑफ रूरल विमेन इन इंडिया इन हर पेंटिंग्स। क्रिएटेड अ पेंटिंग शोड अ पुअर पेजेंट विमेन विद हर चिल्ड्रन हाईलाइटिंग द सैडनेस एंड हार्श रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी। कि उस वक्त जो भुखमरी थी, जो इतनी गरीबी थी, उसके ऊपर उन्होंने वो उनकी दुर्दशा को दिखाया था उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में। फिर आते हैं पूर्ण घोष, इनकी भारत माता इन्होंने भी बनाई थी, पूर्ण घोष ने। सो इन्होंने जो वर्जन इनका भारत माता का था ना, वो द्विजेंद्र लाल रॉय द्वारा जो लिखा गया एक भारत जननी सॉन्ग था, उसके ऊपर ये बेस्ड थी। और इलस्ट्रेशन बाय भारत माता। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या दिखाया है, उनको एक ब्लू सी से उभरते हुए ऊपर सिर में या क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ हिमालय दिखाई है, साथ में ब्लू साड़ी पहने हैं, होल्डिंग अ शेफ ऑफ रिपन पैडी सिंबलाइजेज इंडिया एग्रीकल्चर। तो भारत के वो जो भूमि और एग्रीकल्चर, उसके ऊपर इन्होंने ये दिखाया था। सो नेक्स्ट आते हैं नंदलाल बोस पे। नंदलाल बोस ने भी बहुत काम किया है जी। क्रिएटेड अ फेमस लिनो कट प्रिंट ऑफ गांधी वॉकिंग विद अ स्टाफ विच बिकेम द आइकॉनिक इमेज ऑफ नॉन वायलेंस मूवमेंट। जैसे दांडी मार्च का भी आपने देखा होगा, वो जो एक है वो भी इन्हीं का है। सो ये गांधी जी की इमेज भी इन्हीं की है।
Painted portraits of national leader contributed to import Congress event by decorating their पंडाल. So ये क्या करते थे कि जहाँ पे मीटिंग्स होती थी नेशनलिज्म से रिलेटेड या उस मूवमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे उन पंडाल्स को सजाते थे, इस तरह की पेंटिंग्स लगाते थे कि लोग उसको देख के, जैसे मैंने बोला, इनकरेज्ड फील करें और उस मूवमेंट में सपोर्ट करें. नेक्स्ट आते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर. गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इनका जो फेमस है वो एक है कैरिकेचर अबाउट जलियांवाला बाग. काम तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा करा है बेटा, ऐसा नहीं है कि एक एक पेंटिंग बना दी है, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन उतना आना है, उसकी लेंथ हमारी उतनी है, तो हमारे सिलेबस में इतना है, सो इसलिए हम सिर्फ एक एक में आर्ट वर्क बता रही हूँ, उसकी दो दो लाइंस बता रही हूँ, सो दैट आप सम अप करके उस क्वेश्चन को लिख के एज इट इज जा सकें. सो मेड अ कैरिकेचर अबाउट द जलियांवाला बाग मसाकरे एम्फेसाइजिंग द ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियाज बाय द ब्रिटिशर्स. His work highlighted the need of freedom and justice. नेक्स्ट हमारा है असित कुमार हल्दर. असित कुमार हल्दर डॉक्यूमेंटेड द केव आर्ट ऑफ अजंता एलोरा बाग. अब असित कुमार हल्दर, जैसे हमने नंदलाल बोस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने लेडी हरिंगम ने उनसे वो पेंटिंग्स कॉपी कराई थी अजंता बाग की, तो इसी तरह असित कुमार हल्दर ने भी वो सब काम किया था. सो हेल्पिंग टू ब्रिंग एंशिएंट इंडिया आर्ट टू द वाइडर ऑडियंस, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए उस काम को. कोलैबोरेटेड विद नंदलाल बोस and gained support from the patrons like Lady Haringam who helped promote their work in Europe. So इनकी एग्जीबिशन यूरोप में जाके लगी थी. इसके अलावा विनोद बिहारी मुखर्जी, M.A.R. चुगतई, बीरेश्वर सेन, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, इनका नाम भी हम इस कंट्रीब्यूशन में रखेंगे. इन आर्टिस्ट का पेंटेड वेरियस थीम रिलेटेड टू द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड देयर आर्ट वर्क ऑफन डिपिक्टेड सोशल अनरेस्ट and inspired the masses to fight for freedom. So इतना ही हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट में लिख देंगे. लेकिन अगर आपको अवनींद्रनाथ टैगोर की कोई पेंटिंग जनरली आती है, सो हमने जर्नीज एंड लिखना है. तो बट अगर कंट्रीब्यूशन की बात पूछी जाती है तो हम भारत माता उनकी पेंटिंग लिखेंगे, क्योंकि यही एक आर्टिस्ट हैं जिनकी दोनों पेंटिंग्स अपने सिलेबस में हैं. सो अब जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एंड इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस. सो सबसे पहले हमारे सिलेबस में 3 स्टेजेस हैं नेशनल फ्लैग की, 1906, 1921 एंड 1947. वेरी इजी टॉपिक. अब आपको सिर्फ ये इमेज याद रखनी है. जैसे हम फ्लैग का जो प्रोपोर्शन है वो हमारा 3:2 में आता है. 3 मीटर लेंथ रहेगी तो विड्थ इसकी रहेगी 2 मीटर. सो फर्स्ट स्टेज हम पढ़ते हैं 1906. अब इस स्टेज में आप देखें अगेन ट्राई कलर है, ये देखें रेड येलो ग्रीन या ग्रीन येलो रेड अगर हम बात करें. फर्स्ट नेशनल फ्लैग वाज होइस्टेड ऑन 7th August 1906. अ मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस कमेटी इन पारसी बेगन स्क्वायर, अ पार्क ऑफ कैलकाटा. It was composed of 3 horizontal strips of green, yellow and red color. Uppermost strip 8 white lotuses जो 8 provinces को represent करते हैं. मिडल येलो स्ट्रिप वंदे मातरम इसमें लिखा गया है डार्क ब्लू कलर में, और लोअर रेड स्ट्रिप में एक तरफ हमारे पास सन है और एक तरफ क्रेसेंट मून दिखाया गया है. सो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज जिसमें 3 रंग, 8 वाइट लोटसेस, वंदे मातरम, सन एंड मून. अब हम सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं. सेकंड स्टेज वाज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडम फाइटर नेम्ड द पिंगल वेंकैया ऑफ आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विजयवाड़ा इन 1921. अब इसमें क्या है, अगेन 3 रंगों का ये फ्लैग है, लेकिन ओरिजिनली जो बनाया गया था वो 2 रंगों से बनाया गया था. दिस फ्लैग वॉज मेड ऑफ 2 कलर्स रेड एंड ग्रीन. पहले इसमें लाल और हरा ही था. रेड स्ट्रिप रिप्रेजेंट द हिंदू कम्युनिटी एंड ग्रीन स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम कम्युनिटी. लेकिन बाद में गांधी जी ने इस पे क्या किया था, एक एडिशन करा दी थी वाइट स्ट्रिप की, जो कि रिप्रेजेंटेशन था अदर कम्युनिटीज का, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज भारत में थी. एंड चरखा इन द मिडल विद ब्लू कलर सिंबलाइज प्रोग्रेस ऑफ नेशन, और इसमें एक चरखा डाल दिया गया था. सो ये थी हमारी सेकंड स्टेज. अब आते हैं थर्ड स्टेज. मुझे नहीं लगता इसके बारे में पढ़ाने की भी ज़रूरत है, ये करंट हमारा नेशनल फ्लैग है. सो ऑन जुलाई 22, 1947 अ न्यू फ्लैग ऑफ फ्री इंडिया वॉज होइस्टेड विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द थॉट बिहाइंड इट्स मॉडिफिकेशन वॉज टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज एंड कम्युनिटीज. दिस फ्लैग मेड अप ऑफ 3 proportional horizontal colored strips, uppermost saffron, then white, then green, और बीच में इसके अशोक चक्र बनाया गया था.
अब हम पढ़ते हैं इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस कि इन रंगों का मतलब क्या था। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी आ जाता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन आता है। सेफ्रन कलर इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, करेज, सेक्रीफाइस। It is the common and religiously significant color of the relation of Hindu, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन, सब धर्मों में इस रंग की मान्यता है। वाइट कलर ट्रूथ, ऑनेस्टी, प्योरिटी, पीस ऑफ द नेशन। ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, फेथ का ये रिप्रेजेंटेशन है, फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। धर्म चक्र व्हील ऑफ कॉस्मिक लॉ, ये आपको पता है अशोक चक्र में से जो सारनाथ का था उसमें से लिया गया है। हैज बीन टेकन फ्रॉम द सारनाथ पिलर ऑफ अशोका। इट स्टैंड कॉन्स्टेंट चेंज एंड डायनामिज्म। इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। आपको अगर एमसीक्यू में ये आता है, अगर चेंज एंड डायनामिज्म आता है तो उसको टिक करना है, अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री आता है तो आप उसको टिक कर जाइएगा। 24 स्पोक्स इन द सेंटर रिप्रेजेंट्स 24 आवर्स ऑफ द होल डे। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 24 आवर कमिटमेंट टू द ड्यूटी। सो अभी तक हम कर चुके हैं बंगाल, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। आई होप ये टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज़ द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। अब मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट क्या है कि मॉडर्निज्म की जब शुरुआत हो गई तो खैर वो सब आपके सिलेबस में नहीं है कि कैसे आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी। सो वो हम भी आपको नहीं इस वक्त कराएंगे। सो हम जल्दी से, हमारे सिलेबस में कुछ पेंटिंग्स हैं जो मॉडर्न पेंटिंग्स हैं, जिसमें 4 पेंटिंग्स हैं, देन ग्राफिक प्रिंट्स हैं, देन स्कल्पचर्स हैं। सो वो तीनों हमको सेक्शंस करने हैं, तो जल्दी से हम पेंटिंग्स की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट पेंटिंग इज द, अगेन मैं यही कहूँगी, ये जो आज जितने भी आर्ट वर्क्स हैं आप इनकी पेंटिंग्स को, इमेजेस को माइंड में रखिए। आप इमेजेस माइंड में रखेंगे तो आपको बहुत ईजीली ये पेंटिंग्स याद हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट पेंटिंग हम करते हैं, रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। अगर मुझे कोई पेंटिंग पेपर में नहीं भी आती है तो हमें ध्यान से समझना है हम किस टॉपिक पे बात हो रही है। रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, रामचंद्र जी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये रिलीजियस पेंटिंग होगी, रामायण पे बेस्ड होगी। इतना तो हमें कॉमन सेंस है ना, इतना तो हमें पता होगा। सो आर्टिस्ट हैं इसके राजा रवि वर्मा, लेट 19th सेंचुरी का काम है। ऑयल कलर ऑन कैनवस पे ये पेंटिंग है और चित्रशाला मैसूर कर्नाटका में इसका कलेक्शन है। सो जैसे थीम की हम बात करते हैं हर पेंटिंग में, तो पहला इसका जो थीम है, दिस पेंटिंग इज अ ब्यूटिफुल माइथोलॉजिकल ऑयल पेंटिंग टेकन फ्रॉम वाल्मीकि रामायण वेयर राम नीड्स टू बिल्ड अ ब्रिज सेतु टू द आइलैंड ऑफ लंका फॉर हिज आर्मी टू क्रॉस द ओशियन। अब रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन का मतलब है कि उनके ओशियन के या जो पानी के देवता थे उनके अहंकार को तोड़ना। सो इसमें वो एपिसोड है जब वो लंका की तरफ जा रहे थे और उन्होंने एक सेतु बनाना था, तो आपने ये सुना होगा कि वो सेतु वो जगह नहीं दे रहे थे और बन नहीं पा रहा था। तो उस वक्त फिर रामचंद्र जी गुस्से में आए और उन्होंने अपना बो एंड एरो निकाल के बोला कि आप हमें रास्ता दे रहे हैं या मैं अभी के अभी तीर मार के ये सारा ओशियन ही सुखा दूँ। और उस वक्त ये जो एपिसोड है, ये पेंटिंग है बनाई गई है उस एपिसोड को लेके, और इसमें वरुण देवता भी उसमें माफ़ी मांग रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स रामा एंगर फॉर द ओशन फॉर नॉट गिविंग हिम अ वे टू रीच लंका। सो इस डिस्क्रिप्शन को अगर हम ध्यान से देखें, आप पहले पेंटिंग को देखें, श्री रामचंद्र बने हैं, बो एंड एरो, यहाँ पे ये रोक रहे हैं कि मत करिए, और 2 इनके साथ में फिगर्स हैं। पानी देखें जैसे फ्रॉथ की तरह ऐसे टकराता हुआ पत्थरों से। अगर आप ड्रामेटिकली किसी चीज़ को देखें कि जब हम माने कि हमें भगवान को गुस्सा आया है, तो एक गुस्सा ड्रामेटिकली एक सीन में आप कैसे दिखाएंगे, किसी नाटक में आपको दिखाना हो तो क्या करेंगे, यही कहते हैं ना, हवा बहुत तेज़ से बहेगी, बिजली बहुत कौंदेगी। तो आप देखें सेम एलिमेंट्स उस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। क्यों दिखाए गए हैं? क्या ताकि वो फीलिंग्स हम में आ सके, हम उस तरह से कनेक्ट कर सकें और हम ये समझ सकें कि उस वक्त क्या दिखाने की कोशिश की गई है और वो किन फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस करा है। सो देखें, ये बिजली कौंद रही है, बादल है, पानी तेज़ बह रहा है और इस तरह से ये पेंटिंग दिखाई गई है। Rama has been shown in white dhoti on a rock of the shore near ocean, angry mood, holding a bow in his left hand and arrow in his right hand.
wants the ocean to eradicate that. उनको बोला जा रहा है कि भाई हमें रास्ता दे दें. Angry Ram is standing sternly, बहुत यूं कड़क खड़े हैं. His face shown in profile with eyes popping out. गुस्से में आंखें बाहर bulging out करते हुए दिखाई हैं. Bolt of lightning in the dark cloud sky enhances the effect of the upcoming rage of Rama. उनका भगवान का गुस्सा दिखाने के लिए. रामा क्लोथ्स आर फ्लटरिंग टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, मतलब हवाओं का रुख दिखाने के लिए देखें कपड़े भी उड़ते हुए दिखाए हैं, वरना कैसे सीन में पता चलेगा कि हवा चल रही है. द वेव्स हिटिंग द रॉक्स एट द शोर वेयर रामा स्टैंड फ्रॉम फॉर्म्स अ थिक फॉर्म, ये जोर से पानी टकराता हुआ. एंग्री राम इज स्टैंडिंग स्टर्नली, हिज फेस शोन इन प्रोफाइल विद आईज पॉपिंग आउट. 3 figures can be seen in the middle of the distant waves. Lord Varuna represent the large figure in the center, ये जो सेंटर में है लॉर्ड वरुण की पेंटिंग है. is shown raising both hands requesting him not to dry the ocean. उनको कह रहे हैं कि हम रास्ता देते हैं, आप प्लीज ऐसा मत करें. राजा रवि वर्मा was one of the first Indian painter to use oil paints. तो ये पहले कलाकार थे जिन्होंने ऑयल पेंट यूज किया है, क्योंकि ऑयल पेंटिंग यूरोपियन टेक्निक है, इंडियन नहीं थी. एंड मास्टर द आर्ट ऑफ लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शन ऑफ माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स. द पेंटिंग मैनिफेस्ट्स द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेडो, क्वालिटीज़ ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट. सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर आप फीचर्स भी देखें ना थोड़े यूरोपियन दिखते हैं. जो ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी कलर, the color used in the painting are soothing, the composition is well balanced and dynamic, natural elements are also used to portray the concept, example lightning, strong wind etc. line form proportions are impressive. So human life value की बात करें, always demonstrate humility, ability to take and execute hard decision if somebody stops you for taking the right path. तो उस वे में भी आप इस पेंटिंग को लिख के जा सकते हैं कि अगर कोई आपको रास्ता आपका रोके और आप सही रास्ते पे हैं तो उसका डट के मुकाबला करें. और ये बहुत सिंपल एक पेंटिंग है, ब्यूटीफुल वर्क. नेक्स्ट इज द मदर एंड चाइल्ड. सो फर्स्ट पेंटिंग में अगर हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना इस पेंटिंग में, तो हमें क्या पूछा जाएगा कि माइथोलॉजी पे या कुछ ऐसा जिस पे यूरोपियन इफेक्ट या ऑयल पेंटिंग जो राजा रवि वर्मा की है उसके बारे में लिख के जाएं. ठीक है. सेकंड पेंटिंग जो है ना, इसमें भी एक स्पेशल फीचर है. जामिनी रॉय की ये पेंटिंग है, वाटर कलर टेम्परा की ये पेंटिंग है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. सो ये भी एक टाइमलेस पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, मदर एंड चाइल्ड. और एक्सप्रेशन, पेंटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अनकंडीशनल लव ऑफ द मदर फॉर हर चाइल्ड. बट ये जो इसका फेमस एक चीज़ है ना, आप स्टाइल देखें इस पेंटिंग का, स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है. बोल्ड लाइंस है, मोटी लाइंस हैं और एक कप शेप्ड फेसेस है, तो कहीं से ही इंस्पायर्ड लगती है. तो बंगाल फोक आर्ट से इंस्पायर्ड है ये पेंटिंग. सो अगर हमें कहीं पे ऐसा वर्ड आता है कि फोक आर्ट से इंस्पायर्ड एक पेंटिंग बताएं, तो वो हम इसमें मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय के लिख के जाएंगे. सो वर्टिकल पेंटिंग है, डिस्क्रिप्शन जल्दी से पढ़ लेते हैं. मदर इज शोन स्टैंडिंग इन रिदमिक पोस्चर होल्डिंग हर बेबी इन हर लैप. मदर्स हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द चाइल्ड, इस तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ है. होल्डिंग हर चाइल्ड विद हर लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड ऑफ हर वेस्ट. फेसेस आर कप शेप्ड, eyes are elongated, stylized, influenced of पाल स्कूल ऑफ ईस्टर्न इंडिया. उस तरह का काम हमें पाल स्कूल की तरह फीचर्स दिखते हैं. चाइल्ड ऑल्सो हैज सिमिलर आइज विद थिक आईब्रोज. सो थिक आईब्रोज इसमें दिखाए हैं. इन्फिनिट लव बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड हैज बिन शोन. बन दिखाया है मदर के हेड में. चाइल्ड ऑल्सो हैड अ लिटिल बन ऊपर दिखाया है. मदर इज वेयरिंग अ साड़ी, चाइल्ड इज नेकेड. Sari has a single line border, very simple in design. Background folk motifs depict the simplicity of rural life. One side we can see a plant-like structure made up of only lines. अब देखें अगर ये sunflower भी दिखाया है तो किस तरह से just lines में दिखाया है. ये simplicity, ये modern movement के characteristics हैं कि दिखाना चाहा है लेकिन symbolically दिखाया है. ये style है उनका दिखाने का. The decoration folk motifs show that they have been heavily influenced by Bengal folk tradition, जो मैं point कह रही थी आपसे. Color scheme is earthy but glowing. earthy है but ऐसा नहीं है कि dull है ये painting.
Mostly Indian red, yellow, ochre, green, grey, vermilion, blue, lamp black has been used beautifully. Lines are very sharp, thick and fully expressive. So Bengal folk से ये inspired है painting, thick lines हैं, सिंपल पेंटिंग है, लाइंस के थ्रू ज़्यादा प्ले किया गया है और अर्दी कलर में ये पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड दिखाई गई है। नेक्स्ट है हल्दी ग्राइंडर्स। अमृता शेरगिल का हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट में पढ़ चुके हैं कि इन्होंने रूरल इमेज विलेजर्स के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर बहुत काम किया था, उनकी कंडीशंस को दिखाया सर। तो ये ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनके फादर जो जाट सिख थे पंजाबी और माता हंगेरियन थी, और इन्होंने इंडिया में आके बहुत इंडियन पेंटिंग्स और इंडियन विमेन की कंडीशंस पे बहुत काम किया था। सो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो अमृता शेरगिल की बात हो रही है। अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है कि जो घर के काम करती हुई कामकाजी महिलाओं को दिखाया गया है तो अमृता शेरगिल की आप बात समझ जाइएगा कि उन्होंने उनकी पेंटिंग की बात हो रही है। हल्दी ग्राइंडर नॉर्मल सा स्पाइस, अपने वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइस ऑफ इंडियन किचन, सो उसके ऊपर ये पेंटिंग बनी है। हल्दी ग्राइंडर जो टर्मरिक की बात है उसको पीसते हुए। अमृता शेरगिल आर्टिस्ट हैं, मॉडर्न पेंटिंग है, ऑयल ऑन कैनवस है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। सो 1940 टाइम याद रहे तो करिए, नहीं याद रहता है तो मत लिखिएगा। थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। पेंटिंग इज अ ऑनेस्ट पोर्ट्रेल ऑफ डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड, शोज women doing a routine core of grinding turmeric, common spice used in every इंडियन कुजीन। सो ये नॉर्मल उनका रूटीन वर्क था जो वो करते हुए दिखाई हैं। बट इसमें दिखाया क्या गया है, ध्यान से देखना। जो लेडी इतना खूबसूरती से कलर कॉम्बिनेशन, आपके सिलेबस में तो खैर यही एक पेंटिंग है, लेकिन अगर आप अमृता शेरगिल का काम देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितना रियलिज्म में ये काम इन्होंने करा है। बट स्टिल फेसेस इन्होंने यहाँ पे फ्लैट दिखाए हैं। क्यों फ्लैट दिखाए हैं? वो ये सिंबोलिज्म था कि इनका फ्यूचर डार्क में है। ये अपने कामों में मस्त हैं, कोई इनको नहीं है कि हमको कुछ करना है, बढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनको काम दे दिया गया है उस काम में ये सेटिस्फाइड हैं। बट फेसेस इसीलिए ये इसमें लॉस्ट हैं और मतलब फ्लैट दिखाए गए हैं। Here we see the view through two tree trunks that frame the main figure to bring them into focus। अब ये और ये देखें, ट्री ट्रंक हैं और इसके बीच में ये सारी कॉम्पोजिशन सेट है। अब इसमें है टू विमेन covered heads sitting in profile grinding a stone grinder that is operated manually in a traditional style। ये दो figures females बैठी हैं। Three figures are there in the center of the picture sitting in the profile। ये 3 का ग्रुप है। फोर्थ विमेन हेड इज विजिबल, पीछे है, जिसने ऐसे सिर पे हाथ रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ट्री ट्रंक के पीछे, विच इज व्हील्ड एंड अनक्लियर है। द साड़ी वोन बाय द लेडीज आर ब्राइट येलो, रेड, वाइट कलर्स तो ब्राइट हैं कपड़ों के। वेयर एज द ज्वेलरी वोन इन देयर फीट इज शोन इन डिटेल। पैरों की ये ज्वेलरी देखें, ये भी बहुत डिटेल में दिखाई गई है। देयर heads are covered and faces are dark with no emphasis on facial feature and expression, whereas the jewelry worn in their feet is shown in detail। अब देखें, ज्वेलरी को इतना डिटेल में दिखा दिया गया लेकिन फेसेस के एक्सप्रेशंस नहीं दिखाए हैं उन्होंने। द बैकग्राउंड इज डार्क, ब्रिंग ऑल द फोकस ऑन द फिगर इन फ्रंट। ये डार्क इसीलिए रखा गया कि फोकस इसमें आए, ये हाईलाइट होके जाए पेंटिंग्स, जिसको हम एम्फोसिस कहते हैं अपने आर्ट की टर्मिनोलॉजी में। कंट्रास्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। Whole picture represents the actual setting of a village household and the life of rural Indian household women उस वक्त जो था। The colors are flat and earthy, intense red, ochre brown, yellow green। The female forms are simplified and abstract। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि थोड़ा सा और मिनिमल उसमें दिखाना और सिंप्लीफाइड वे में आगे जाना, एंड मॉडर्न स्टाइल में दिखाई गई हैं। विद शी ब्रॉट विद हर सेल्फ थ्रू फॉरेन अपब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग, क्योंकि इन्होंने फॉरेन आर्टिस्ट से भी ट्रेनिंग ली थी और फिर यहाँ आके इन्होंने काम किया था। द इन्फ्लुएंस ऑफ बसोली पेंटिंग्स एंड अदर मिनिएचर ट्रेडिशन इज क्वाइट विजिबल इन द यूज ऑफ कलर इन हर वर्क, स्पेशली द डिटेल ऑफ लीव्स। पीछे पत्ते वत्ते सब मिनिएचर स्टाइल में बनाए गए हैं, जिसमें से राजपुताना या पहाड़ी मिनिएचर्स की झलक हमें दिखती है। सो ये है हल्दी ग्राइंडर पेंटिंग, जिसमें 3 फिगर्स फ्रंट में हैं ट्रायंगुलर पोज में और एक पीछे लेडी दिखाई गई है। ट्री ट्रंक के बीच में से ये कॉम्पोजिशन सेट करी गई है। ब्राइट कलर्स हैं बट बैकग्राउंड बहुत डार्क दिया गया है सो दैट उसके एम्फोसिस जो है मेन फिगर्स पर ही रहे। सिंपल लिविंग एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग तो ये थी फीमेल्स।
हाँ जी, हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है मदर टेरेसा बाय M.F. हुसैन। टाइम पीरियड 1980 AD, पीरियड मॉडर्न, मीडियम ऑयल ऑन कैनवस। कुछ इनकी पेंटिंग्स एक्रिलिक में भी हैं, कुछ वाटर में भी हैं। सो कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो ये बहुत फेमस पेंटिंग है मदर टेरेसा, और इनका फेवरेट सब्जेक्ट था जिस पे इन्होंने बहुत सी पेंटिंग्स बनाई हैं। और इसमें वो कहते हैं कि वो एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस लेडी को कि जिन्होंने हु सर्व द पुअर एंड होमलेस, तो इनके ऊपर उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। सो जल्दी से चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोजिशन एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 अनइवन वर्टिकल पिलर्स। सो यहाँ पे 2 पिलर्स दिखाए गए हैं। द कलर्स ऑफ द पिलर्स आर येलो एंड लाइट ब्राउन, जो दिख रहे हैं सेंटर में आपको। ऑन द लेफ्ट साइड मदर इज सीन टेकिंग केयर ऑफ एन इन्फेंट ऑन हर लैप। सो पहली जो फिगर है उसने एक छोटा बच्चा हाथ में पकड़ा है। सेंट्रल फिगर जो सीटेड मदर है उसमें एक बड़ा आदमी हेल्पलेस सिक मैन इंडियन रेड कलर में हॉरिजॉन्टली रेस्टिंग उनके लैप में रेस्ट करते हुए दिखाया है। मदर रेज्ड हर राइट हैंड इंडिकेटिंग ब्लेसिंग जेस्चर। अब आप देखें कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो अभय मुद्रा, हाथ ब्लेसिंग्स देते हुए, तो उसी तरह ये भी ब्लेसिंग्स दे रही हैं उसको। बिहाइंड द मदर हेड देयर इज अनदर साड़ी क्लैड हेड विद नो ब्लू बॉर्डर। अब ये जो लेडी थी ना, जो बीच की लेडी है, उनका ब्लू बॉर्डर दिखाया गया है, व्हाइट साड़ी है, जिससे पता चलता है कि वो मदर टेरेसा हैं। और उसके साथ जो हैं वो भी साड़ी पहनी है बट उनका ब्लू बॉर्डर नहीं है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है दूसरी नन्स का। It could be a symbol of other nuns who did similar work for the poor and needy. In the third part, another kneeling figure of a woman is shown touching the arm of a sick man. So जो तीसरी फिगर यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है साइड पे, उसने उसकी आर्म को पकड़े हुए, सिक मैन की आर्म को पकड़े हुए हाथ लगाते हुए दिखाया है। This painting depicts Mother Teresa in a symbolic representation. अब ये लाइन को ध्यान से समझिएगा। Draped in white साड़ी with blue border to establish her universal motherhood for which caste, color and religion is not important. तो व्हाइट साड़ी में ब्लू बॉर्डर दिखाया गया है जिनके लिए कास्ट, कलर, रिलीजन कोई मैटर नहीं करता है, और इनका फेस नहीं दिखाया गया। जहां एक आदमी इतना रियलिज्म बना सकता है, अगेन वही बात आई कि उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि वो उनके कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाह रहे थे, उनकी शक्ल को नहीं। तो मदर टेरेसा अपने आप में एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर उनकी पहचान है। सो दिस पेंटिंग शोज द सेल्फलेस एंड एजलेस पर्सन। ह्यूमन लाइफ वैल्यू है अनकंडीशनल लव एंड केयर फॉर पुअर एंड डेस्टिट्यूट्स, सेल्फलेस सर्विस फॉर पुअर एंड नीडी, एंड राइज अबव रिलीजन एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो नेक्स्ट हमारे आते हैं स्कल्पचर्स। अब हम पार्ट बी की तरफ, मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट में पार्ट बी हम करते हैं मॉडर्न स्कल्पचर्स। अब ये भी 4 स्कल्पचर्स अपने सिलेबस में हैं। सबसे पहले तो इनके थीम्स याद कर लें कि किस किस टॉपिक पर हमें ये स्कल्पचर्स हैं हमारे सिलेबस में। सो फर्स्ट जो स्कल्पचर है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, श्रम पर विजय। तो ये लेबरर्स के ऊपर बनाया गया है और उनके लिए डेडिकेटेड था ये स्कल्पचर। और ट्रायम्फ ऑफ लेबर DP रॉय चौधरी का है, ब्रॉन्ज एंड सीमेंट में है। अब ये क्यों इसका कर्टसी 2 जगह है, क्योंकि इसका एक रेप्लिका, 2 सेम स्कल्पचर्स बने हैं। एक तो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में और एक है मेरीना बीच चेन्नई में। सो एक ब्रॉन्ज का है जो मेरीना बीच चेन्नई में है और एक सीमेंट का है जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। Triumph of Labor sculpture represent laborers at work and human spirit which triumphs over hardship with unity. This sculpture also marks the celebration of Labor Day on 1st May every year. अब ये ध्यान से देखें, बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर है। स्कल्पचर बनाने में भी मेहनत लगता है। सो बहुत अच्छा चिजलिंग कार्विंग करी गई है। इनकी आप बुक्स में भी देख पा रहे होंगे। सो जो ह्यूमन एनाटॉमी है, जिस तरह से वो मसल्स, जैसे हम जोर लगा रहे हैं, आपको वो जोर लगता हुआ दिख रहा होगा। जिस तरह से ये कॉम्पोजिशन सेट करी गई है, ये पूरी फिगर्स, आप फिगर्स को देखें, इसका हेड जैसे एकदम जोर लगाते हुए गर्दन ऊपर उठी हुई है और ब्लॉक को हटा रहे हैं। सो बहुत कमाल का काम है इसमें। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ें। Shows 4 men trying to move a rock
एक पत्थर को हटाते दिखाए हैं, रेंडरिंग द इम्पॉर्टेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन लेबर इन नेशन बिल्डिंग। सो इन्होंने ये बताया है नेशन बिल्डिंग में इन लेबरर्स का कितना रोल है, सो उनको इम्पॉर्टेंस देने के लिए उनके लिए डेडिकेट किया गया था। इट ड्रॉज आवर अटेंशन टुवर्ड्स द हार्ड फिजिकल वर्क ऑफ द लेबर क्लास। सो इन ये जितनी मेहनत करते हैं ना उसके लिए इनको ये बताया गया है इस स्कल्पचर में। देयर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट कैन बी फेल्ट थ्रू देयर एक्शन स्ट्रेन्ड बॉडी मसल, मतलब हमें ये फील हो पा रही हैं चीज़ें, जिस तरह से इनका मसल्स ये दिखाए गए हैं बॉडी का, ये देखें ज़रा। These laborers are dressed in lion cloth with two of them covering their head with a piece of cloth. Two are bent forward applying force with their hands while the other two are using the wooden log to pull the boulder away from its base. जो जिस तरह से कॉम्पोजिशन सेट की गई है, जिस जिसकी जो जो पोजीशन है, फिर वो आप लिख देंगे कि इस तरह से ये दिखाए गए हैं, दो को इस तरह से, दो को इस तरह से। This is a splendid sculpture depicts an inspiring example of teamwork of laborers engrossed in the strenuous work। अब आप देखें कि मिलके ही किसी ना किसी इसका निकलता है ना, अकेले तो कोई भी इतना बड़ा पत्थर नहीं हिला पाएगा। तो एक तरह से इसमें अगर हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो यूनिटी स्ट्रेंथ की भी बात आती है, टीम मैनेजमेंट की भी बात आती है, एक ग्रुपिज्म तो गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब टीम स्पिरिट की बात इसमें आती है। This statue depicts the dignity, triumph of labor, exemplifies the soul and sweat of back-breaking effort. यूनिटी इन स्ट्रेंथ, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन विन ओवर द इम्पॉसिबल। सो ये भी आप इसमें लिख के जा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है सांथल फैमिली, राम किंकर वेज, सीमेंट एंड कंक्रीट, कला भवन, शांति निकेतन में ये स्कल्पचर है। अब ये हम मानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न स्कल्पचर्स का पहला या कुछ पहलों में से ये पहला स्कल्पचर था, मतलब स्टार्टिंग का स्कल्पचर जिन्होंने मॉडर्निज्म की नींव रखी थी। सो ये बहुत लंबी फिगर्स इसमें दिखाई गई हैं। सीमेंट एंड कंक्रीट से इनकी बॉडीज़ रफ दिखाई गई हैं, जो उनकी लाइफ की हार्डशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके जीवन की मुश्किलों को इस मटेरियल से दिखाया गया है। सो इसमें भी अगर हम सब्जेक्ट मैटर देखें, संथाल फैमिली, संथाल ये फैमिलीज़ वो हैं जैसे जिप्सीज होते हैं ना, या खाना बदोश जो इधर से उधर घूम रहे होते हैं थोड़े काम के लिए या कहीं कहीं जाके फिर कुछ दिन यहाँ रहते हैं फिर आगे चले जाते हैं। सो उस तरह का ये दिया गया है। सो आउटडोर स्कल्पचर है पुअर फैमिली का, माइग्रेटिंग विद देयर बिलोंगिंग्स टू अनदर लोकेशन इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब कहीं और काम की खोज में जाने के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। सो ध्यान से देखें किस तरह से रफ फिगर्स दिखाई गई हैं। ये एक बंगी या जो जिसपे हम कहते हैं कि इस तरह से वुडन वो दिखाते हैं ना बैम्बू स्टिक्स में ऐसे, तो वो एक रखा हुआ जा रहे हैं। It shows a scene of Santhal man carrying his children, double basket joined by a pole and his wife dog walking alongside। अब कौन कौन है? एक तो ये आदमी है जिसने एक बग्गी सी उठाई है, बेंगी कहते हैं या जो भी वो, जिसमें जैसे दोनों तरफ ऐसे बैम्बू स्टिक से बने होते हैं, टोकरियां लगी होती हैं आगे और पीछे, और उसमें एक बच्चा बिठाया है, एक वाइफ है उसकी और साथ में ये डॉग है। द मैन इज लिफ्टिंग ए बेंगी ऑन हिज शोल्डर मेड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग लोड्स, मतलब अपना सामान उठाने के लिए। लविंगली प्लेस्ड हिज बेबी, अपने बच्चे को बिठाया है फ्रंट स्केल पैन में, इस्टेब्लिश बैलेंस। द वुमन इज वॉकिंग बिसाइड द मैन एंड हैज़ अ लोड ऑन हर हेड, सिर पे उसने कुछ सामान रखा है। होल्डिंग ए चाइल्ड टू द लेफ्ट साइड, एक बच्चा उस लेडी ने अपने दाईं बाईं तरफ पकड़ा है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द इनसफिशिएंट बॉडी क्लिंगिंग क्लोथ्स एंड लिटिल लगेज दैट दे आर एक्सट्रीमली पुअर। सो ये भी पॉवर्टी के ऊपर स्कल्पचर है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि गरीबी है, बिल्कुल मिनिमल सा सामान है, कुछ है ही नहीं इन लोगों के पास। द मैन इज वेयरिंग ए रोल्ड अप गमछा, उसने सिर पे बांधा है। लेडी ने एक मैट सी अपने टॉप बास्केट में डाल रखी है फोल्ड करके। स्कल्पचर इज प्लेस्ड ऑन अ लो पेडेस्टल मेकिंग अस फील एज वी आर द पार्ट ऑफ द सेम स्पेस। नीचे एक पेडेस्टल पे बनाया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्क इज दैट इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर इन इंडिया। ये भी स्टेटमेंट को थोड़ा माइंड में रखिएगा। The artist has avoided traditional medium like marble, wood, stone and prefers cement and the symbol of modernization। तो इसने बाकी मार्बल का यूज़ नहीं किया है। आप देखें मटेरियल भी कौन सा यूज़ किया है, जो बिल्कुल आसपास मिलने वाला, और सीमेंट, कंक्रीट और पेबल्स से उसने ये बनाया है। The figure
textured body have a symbolic significance. Contrast with the surrounding environment as well, क्योंकि contrast हम कैसे समझा पा रहे हैं, जैसे इसकी bodies तो बहुत रफ हैं बट पीछे बड़ा एक शांत environment है, greenery है, आप ये देखें ज़रा पीछे. So ये भी एक contrast है इसमें. The figures are taller than a normal human life. थोड़ा लंबी, जैसे मैंने बोला था, उन्होंने दिखाई हैं फिगर्स. अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो फैमिली वैल्यू ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी, केयर, लव एंड अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. नेक्स्ट अगेन पॉवर्टी पे है. क्राइज अनहर्ड, अमरनाथ सहगल, ब्रॉन्ज, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली. क्राइज अनहर्ड, अनसुनी पुकार या ऐसा कुछ, हाँ ऐसा ही. द स्कल्पचर क्राइज अनहर्ड डिपिक्ट्स अ पुअर फैमिली हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स एंड आर शाउटिंग फॉर हेल्प इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस. जैसे गुहार लगाते हुए, पुकारते हुए कि बहुत ये बुरी कंडीशन में हैं और एक हेल्प के लिए ऑलमाइटी से एक हेल्प मांग रहे हैं. देयर एक्सप्रेशंस ऑल्सो सिम्बलाइज देयर सफरिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देम बाय द सोसाइटी. It shows the injustice and exploitation done by rich and powerful people who have been exploiting the weaker section of the society from a long time. जैसे बड़े लोग वीकर सेक्शन वालों का फ़ायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. सो उसके लिए या उस थीम को इन्होंने इस स्कल्पचर में रिप्रेजेंट किया है. अब इसका डिपिक्शन किस तरह से है. In this, the artist had depicted the deplorable condition of a family consisting of man, women and child. अब देखें कि 3 फिगर्स हैं, एक मैन है, एक लेडी है और एक चाइल्ड है. आर्टिस्ट हैज शोन पॉवर्टी एंड इट्स इफेक्ट बाय दीज फिगर. अब यहाँ पे पॉवर्टी, अब जैसे पिछले स्कल्पचर में हमने देखा कैसे पॉवर्टी दिखाई है, बहुत कम सामान, रफ टेक्सचर बॉडीज और इस तरह से जाते हुए. अब यहाँ पे पॉवर्टी कैसे दिखाई है, हॉलो फेसेस, एबनॉर्मल सी फिगर्स हैं, लंबी ऐसे कराते हुए, हाथ ऊपर उठाए हुए. All the 3 figures have raised their hands, heads and hand as if trying to Almighty to help them in their time of distress. मतलब भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि हमारी मदद करें. The figures sculpted here are tall, stretched with hollow, dull, meek and distorted faces. आप faces को ध्यान से देखें. एग्नी में ऐसा, मतलब इस तरह से फेस बनाए गए हैं क्योंकि उस तरह की फीलिंग आप में दिलवानी थी. लॉन्ग फिगर्स विद हॉलो डेंस्ड चीक्स, deformed faces and raised hands to sky as if screaming, oh God, nobody cares about us on this planet where there is a exploitation, tyranny and corruption and they are easy प्रे. मतलब वो बहुत इजी एक टारगेट हैं. जैसे हमने पहले भी बोला कि बड़े लोग छोटों का ये जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन दिखाया गया है. द स्क्रीम ऑफ द स्टैचू सो लाउड दैट इन 1958 अमरनाथ सहगल अवॉर्डेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड प्लेक अवार्ड. सो ये इतना फेमस इनका स्कल्पचर हुआ था ना कि इसके ऊपर इन्हें ये अवार्ड भी मिला था. तो ये भी एक बार माइंड में रख लीजिएगा बाय चांस अगर ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है. एम्पैथी एंड लव टुवर्ड्स द पुअर एंड the needy, need for economic equality in society. Next is the Ganesha, very simple sculpture, religious है. इसमें कुछ ऐसा आपके लिए मुश्किल नहीं है. गणेशा, पीवी जानकीराम, oxidized copper, tin and wires, National Gallery of Modern Art, New Delhi. So the theme is the sculpture Ganesha is an abstract sculpture. It depicts the Hindu god Lord Ganesha. अब इसमें ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टिन एंड वायर में दिखाया गया. अब ध्यान से देखें किस तरह से वायर्स का प्ले है यहाँ पे, उसके थ्रू ये स्कल्पचर्स बनाया गया है. अब इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ते हैं, गणेशा इज अ फेमस वर्क इन ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, 2 डायमेंशनल और फ्रंटल प्लेन, फ्रंट में है ये. सो स्कल्पचर डिपिक्ट्स लॉर्ड गणेशा इन डांसिंग पोस्चर विथ 6 हैंड्स, holding veena 2 hand, holding a shankh chakra, gada and padma in the other 4 hands. Lord Ganesha body is balanced on the left foot bent at the knee. The right leg is also bent, resting close to the ankle. To the left one, trunk is a broad and flat plane. ये देखें, एक ये टांग है, ये टांग है, ये वीणा दोनों हाथों से पकड़ी है, बाकी 4 हाथ पीछे हैं. तो टोटल 6 हैंड्स हो गए. ऐसे फोल्डेड इमेज है, वीणा पकड़े हैं, शंख चक्र गदा
पद्म पकड़े हुए हैं। द स्कल्पचर इज द अमेलगमेशन ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। सो वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन इसका, लव एंड डिवोशन फॉर द डिवाइन आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू लिख के जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, ग्राफिक प्रिंट्स मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। सो पहला ग्राफिक प्रिंट हमारा जो है, उससे पहले एक बारी अगर आप रिवाइज करना चाहें तो 4 स्कल्पचर थे, जिसमें से 3 तो ऑलमोस्ट हमारा एक ट्रायम्फ ऑफ लेबरर्स के ऊपर, 2 पॉवर्टी के ऊपर हैं जिसमें सांथल फैमिली आ गया, क्राइज अनहर्ट आ गया, फिर 4th हमारा रिलीजियस था जिसमें हमने गणेशा को पढ़ा। अब हम आते हैं ग्राफिक प्रिंट्स की तरफ। तो ग्राफिक प्रिंट्स में सबसे पहला प्रिंट है हमारा, पढ़ेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में पहला चिल्ड्रन सोमनाथ होरे, एचिंग एंड एक्वेटिंग, कॉपर प्लेट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। The artist had depicted pain, struggle, starvation, suffering, wounds during the war and Bengal famine। अब ये एक लड़ाई हुई थी, या आप कहें कि ये एक फेज़ रहा है कि जिसके ऊपर, या आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये भी जो ग्राफिक प्रिंट है ये पॉवर्टी पे बेस्ड है। द प्रिंट इज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स द वीकर एंड द इनोसेंट पीपल। सो ये भी उसी थीम पे है जो हमने लगभग क्राइज अनहर्ट में पढ़ा है, बट फ़र्क ये है वो स्कल्पचर है और ये ग्राफिक प्रिंट है। इन दिस प्रिंट 5 मीक फिगर्स स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर, 5 फिगर्स हैं आसपास खड़ी हैं। प्रिंट इज कंपोज्ड इन ब्लैक एंड वाइट। 5 फिगर ये देखें, 1 2 3 4 ये पिछली और ये 5। एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिच एंड रूलिंग क्लास, चिल्ड्रन आर एबनॉर्मली थिन। एबनॉर्मली थिन, अब आप ये फिगर्स देखें, ऐसा क्या अनोटमी होता है कभी क्या? बट आप ये भी देखें कि जो कुपोषण के शिकार होते हैं, माल न्यूट्रिशन, तो उनके जो टमीज होते हैं वो ब्लॉटेड स्टमक्स होते हैं। तो उसी तरह से एक ब्लॉटेड स्टमक यहाँ पे भी दिखाया गया है कि उसी बच्चे का। रिब केजेस, ब्लोटेड स्टमक्स, लार्ज हेड, सिर भी बड़े बड़े दिखाए गए हैं। हॉरिफाइंग हॉलो आईज शोन सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, भूखमरी के शिकार। चाइल्ड इज ड्रेस्ड इन मीगर क्लोथ्स वेयरिंग अ नेकलेस, गले में पहना है। मदर हु इज ऑल्सो माल नरिश्ड इज स्टैंडिंग बिहाइंड देम विद हर प्रोटेक्टिव हैंड ऑन देयर शोल्डर। Background, there appear a tall ghostly figure with hands on both the sides of the head, ये वाली figure. Girl with her back is standing on the left side of the composition. The human forms are divided in cubistic style geometric plane. So cubism एक movement रही है यूरोपियन आर्ट में। So cubistic style form में ये figures हैं, आप बस इतना learn कर लें, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। So total 5 figures हैं। भूखमरी पे ये है, पॉवर्टी पे ये पेंटिंग प्रिंट है, और जिस तरह से बॉडीज़ दिखाई गई हैं उसका डिस्कशन आप करके जा सकते हैं और बाकी कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन करते हैं। एम्पैथी एंड लव फॉर दोज हु आर इन नीड, ह्यूमन लाइफ वैल्यू में बात है कि हमें उनके प्यार या एक एम्पैथी हमें उन लोगों के साथ रखनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी इज रिक्वायर्ड इन सोसाइटी सो दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द बेसिक एसेंशियल सच एज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। अगेन वही रोटी, कपड़ा और मकान हर एक के लिए होना चाहिए, और ये एक कोशिश समाज में ज़रूर होनी चाहिए कि इतना ज़्यादा मतलब इनइक्वालिटी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है देवी बाय ज्योति भट्ट, एचिंग, ब्रास प्लेट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब ये जो प्रिंट है ना, ये थोड़ा मेडिटेशन, तांत्रिक और इस सब के ऊपर है, उस फिलॉसफी के ऊपर है, ठीक है। सो द पोर्ट्रेट ऑफ देवी शक्ति इज सेंट्रली प्लेस्ड एज आइकॉनिक इमेज। डिटेल में समझना है तो हमने अपनी पेंटिंग्स जहाँ पे जनरल हमने अपलोड करे हैं अपने लेक्चर्स, उसमें है। जल्दी में क्योंकि हम 1 शॉट वीडियो कर रहे हैं तो इसमें सिंपली मैं समझाती हूँ कि जैसे मेडिटेशन के लिए हम ये एक टर्म यूज़ होती है कुंडलिनी, सो उसके ऊपर ये पेंटिंग बेस्ड है, प्रिंट बेस्ड है। एक आइकॉनिक इमेज है जो जिसका फेस दुर्गा की तरह लिया गया है, आप ध्यान से देखें, और ये सर्पेंटाइन फॉर्म है ऐसा। सो ये उस चीज़ को उस तरह से आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। 2 डायमेंशनली ऑफ वर्ड मोटिव्स अराउंड द पोर्ट्रेट एक्सप्रेसेस द तांत्रिक फिलॉसफी। अब ये जो प्ले है ना, प्ले मतलब ये जो बनाया गया है, अब इसमें देवी देखें और ये सब फिगर्स देखें, ये सब फिगरेटिव भी हैं,
सिंबल्स भी हैं, लिखा हुआ भी है, फॉर्म्स भी हैं, टेक्सचर्स भी हैं, तो सब तरह का ये दिखाया गया है काम। The power lies in the form of Kundalini, serpent goddess who lies asleep in the base of the spine, coiled there 3.5 times around the first chakra. अब ये माना जाता है कि हम सबके अंदर सबसे बेस जो हमारा चक्रा होता है वहाँ पे एक कुंडलिनी की शक्ति होती है जो जागृत होती है विद मेडिटेशन। सो उसका ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है इस पेंटिंग में। द कॉम्पोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेक्टेंगल्स मेड विद द कॉइलिंग एंड स्पाइरलिंग सर्पेंटाइन फॉर्म ऑफ कुंडलिनी, ये वाली फॉर्म, ये जो येलो में दिख रहा है आपको। द अपर रेक्टेंगल हैज अ बोल्ड फेस सेंटर लाइक दुर्गा, ये वाला फेस, एंड द लोअर हैज 2 सर्कल्स, नीचे 2 सर्कल्स दिखाए गए हैं जिसमें ह्यूमन फिगर बनी है सेपरेटेड बाय अ टेल, ये वाली। अ ब्रिलियंट वर्मिलियन बिंदी कैचेस द आई ऑन द फोरहेड, ये जो फेस देवी के फेस के ऊपर है, रेक्टेंगुलर, सिंबलाइजिंग इंडियननेस एंड वुमेनहुड। बड़ी बार ये भी एमसीक्यू में आता है कि ये बिंदी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये इंडियननेस एंड वुमेनहुड को रिप्रेजेंट करती है। द वाइड ओपन आइज टिपिकली लाइक दैट ऑफ दुर्गा आइडल, दुर्गा की तरह ये आइज बनाई गई हैं। ऑन ईच साइड देवी हैड द शेप ऑफ डेकोरेटिव पेंडेंट, देयर इज अ इंटरेस्टिंग राइटिंग ऑन बोथ द पेंडेंट्स, वन हैज द आर्टिस्ट नेम ऑन इट, यहाँ पे ज्योति भट्ट भी दिखेगा आपको लिखा हुआ, अब बुक्स में ध्यान से देखिएगा, एंड दूसरे में सीडो तांत्रिक कुंडलिनी रिटन, दूसरे में ये लिखा हुआ है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये इसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ सकता है, एंड वी कैन बिकम वन विद द डिवाइन एंड यूनियन विद सुप्रीम एंड अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, मतलब अल्टीमेटली तो हमारा यही होता है ना, भगवान के साथ एक मिलना और वो उस हायर गोल की तरफ हमें जाना। सो ये उसका एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू आप मान सकते हैं। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिक प्रिंट ऑफ वॉल्स, एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये एक विडो का, मतलब कुछ बुक्स में दे रखा है कि ये एक विडो की पेंटिंग है, प्रिंट है। ये वो चीज़ है कि इसमें अगर कोई लेडी विडो हो जाती है तो उसके आफ्टर लाइफ उसका क्या है, तो इंडिया में इस तरह का माना जाता था कि पुराने ज़माने में उसके लिए कुछ भी नहीं रहता था, तो वो भी एक बुराई थी, सोशल हम कहते हैं इनजस्टिस था, जो विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, बट ये पेंटिंग उस थीम पे बनी है। और हम दूसरे बुक्स के हिसाब से देखें तो ये पेंटिंग पॉवर्टी के ऊपर भी है कि गरीबी का, और ये बचपन याद कर रही है कि शादी से पहले का क्या टाइम था और उसके बाद वो फ्रीडम नहीं, उसके बाद वो लाइफ का वो चार्म नहीं, सो वो उस पे भी आ सकती है। अगर आपको कोई विडो के ऊपर पूछता है कोई पेंटिंग तो आपने ऑफ वॉल्स देनी है। अगर आप में वाइट साड़ी और इस तरह से कोई पॉवर्टी पे पेंटिंग पूछी जाती है तो भी आपने ऑफ वॉल्स ही देनी है। ऑफ वॉल्स बाय अनुपम सूद, लिथोग्राफ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। दिस वर्क इज ऑफन इंटरप्रेटेड as a representation of poverty and loneliness. Print is remembrance of the past days of her childhood। और सिंपल सी ये लेडी, आप ध्यान से देखना, बाद में हम जल्दी से डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। प्रिंट देखें, लेडी की साड़ी कितना रियलिज्म में है, फोल्ड्स देखें, फेस अगेन खाली क्योंकि आइडेंटिटी लॉस्ट है इसलिए। पीछे एक पवेलियन की तरह ये चर्च, ये मंदिर दिखाया गया है हवेली की तरह। आगे ये चाइल्ड लाइक आर्ट है, बचपन की कहानियाँ, सो एक मेमोरी लेन की तरह। और ये आदमी है कि यहाँ पे बहुत रियलिज्म में उसकी लेग्स दिखाई गई हैं। अब ये सोया है या डेड है, ये दोनों तरह से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ऑफ वॉल इज अ मोस्ट सिंबॉलिक एंड मीनिंगफुल ग्राफिक प्रिंट। इट इज़ मोनोक्रोमेटिक, सिंगल टोन में बना है, लिथोग्राफी है। विमेन इज शोन विद बेयर फीट सिटिंग ऑन वन साइड, खाली मतलब नंगे पाँव बैठी है, wearing an untidy looking sari. Face has been shown with black color without any expression, means she has no existence now in this living world, or she has lost her significance. जैसे मैंने बोला उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रह गई है, इसलिए उसका फेस इस तरह से ब्लैक दिखाया गया है। ऑन हर बैक देयर इज अ ब्रिक्ड वॉल विदाउट प्लास्टर। सम फोक टाइप वाइट लाइन्स ड्रॉइंग आर डिस्प्लेड ऑन वॉल एज इफ दे वर स्क्रिबल आर्ट डन बाय स्मॉल चिल्ड्रन। जैसे बोला मेमोरी लेन में उसकी अपनी पुरानी यादें, तो बचपन में। इन द फोरग्राउंड लोअर पोर्शन ऑफ अ मेल फिगर in a perfect anatomical balance is shown near the women who appear as if he were in a deep sleep or dead. Some of the temple-like sculptures are also visible from the back of the wall. ये वाली. This is a powerful work against the inhuman rules of our society. It is the protest against the society for such discrimination
द वुमेन, फॉर द वुमेन। सो ये अनुपम सूद ने इस तरह से फीमेल कंडीशंस के ऊपर ये काम किया था। नीड फॉर सोशल इक्वालिटी अगेन फॉर वुमेन इन आवर सोसाइटी। सो ये वो ग्राफिक प्रिंट है, बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा इसको करके जाइएगा। अगेन ये वेरी सिंपल ग्राफिक प्रिंट, लास्ट ग्राफिक प्रिंट है, और अभी तक इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए थैंक यू। एंड मैन वुमेन एंड ट्री, के लक्ष्मा गौड़, पेपर एचिंग एंड एक्वेटिंग, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। वेरी वेरी सिंपल ग्राफिक प्रिंट, कुछ इसमें लर्न करने वाली बात नहीं है। 2 फिगर्स हैं, मेल फीमेल बैठे हैं, 3 पेड़ एक तरफ हैं, 1 पेड़ एक तरफ है। इसने साउथ इंडियन ड्रेसेस पहनी हमें दिखती हैं, नथनी है, इयररिंग्स हैं, ये सब पहने हैं, और इसने एक शर्ट सी पहनी है। सो मतलब सिंपल सी एक ग्राफिक प्रिंट है, याद कर लें। इट्स अ डिपिक्शन ऑफ विलेज लाइफ बेस्ड ऑन आर्टिस्टिक मेमोरीज ऑफ रूरल एंड ट्राइबल लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड, या अपना एडल्टहुड जो उसको याद है आर्टिस्ट को, उसने वो एक नेचर की सराउंडिंग्स में खुद को बनाया है। वर्टिकल प्रिंट एक्सप्रेसेस ह्यूमन इमोशन एंड डीप अटैचमेंट टू द नेचर। वर्टिकल ग्राफिक प्रिंट है, एक्सप्रेसेस ह्यूमन इमोशन एंड डीप अटैचमेंट विद द नेचर। मैन एंड वुमेन सीम्स टू बी इन डीप कन्वर्सेशन as if they have forgotten about the outside world and become one with the nature. सो आराम से अपनी बातों में खोए हुए बनाए गए हैं। बैकग्राउंड रूरल सीन का है, जिसमें एक तरफ 4 पेड़ हैं, एक तरफ 3 पेड़ हैं, एक तरफ 1 पेड़ है। लेफ्ट साइड 3 trees, राइट साइड हैव अ ब्रांचेस ओनली एट द टॉप ऑफ द ट्रंक, पीछे ऊपर। फोरग्राउंड ऑफ द राइट साइड women clad in a sari sitting under the single tree. She is wearing traditional ornaments like nose ring, necklace, 2 bangles, arms. Man is sitting opposite to her under another tree looking at her. Both of them are separated by small plants and flowers and shrubs. They are simple villagers of South India. Soft palette of monochromatic grays in which human and nature is completely in harmony. So नेचर और उनको एक कंप्लीट हार्मनी में दिखाया गया है। सिंपल ग्रेज का एक ये प्रिंट बनाया गया है। लाइट ब्लू ग्रीन कलर यूज टू डिपिक्ट द होल प्रिंट एक्सप्रेसिवली एंड इम्प्रेसिवली। सो ब्लूज ग्रीन्स ग्रेज एक ही तरह के टोन्स में ये प्रिंट बना है। लव टूवर्ड्स नेचर, सिंपल लिविंग, बिकमिंग वन विद नेचर। सो अभी तक हमने एक बार सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप पढ़ें तो अभी तक तो आप पढ़ ही चुके होंगे, बट स्टिल जिनको नहीं समझ आया था तो मुझे लगता है कि अब वो समझ आ जाएगा। अगेन मैं कह रही हूँ कि 4 चैप्टर्स इन 1 गो वीडियो भी है, जिसमें चारों मिनिएचर्स आपको एकदम से याद हो जाएंगे। यहाँ से भी नोट्स आप उठा सकते हैं। अब आते हैं बात कि हमें क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। क्वेश्चंस हमें MCQs, सब्जेक्ट मैटर्स मैंने पहले भी बोला है, अगर आप सब्जेक्ट मैटर सबके कर लेंगे MCQs ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सब सब्जेक्ट मैटर में से पूछे जाते हैं, क्योंकि थीम कैसा है, कौन सा एक स्पेशल फीचर है, उसमें से उन्होंने लेके स्टेटमेंट्स डाली होती हैं। फिर हमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा, या हमें ज़्यादातर पेंटिंग्स के ऊपर ही आ रहे हैं, तो पेंटिंग्स आर्ट वर्क्स अच्छे से लर्न करें। जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ लिख के जाएं। पेपर नीट करें, कोशिश करें सेक्शन वाइज करें। अगर आपको लगता है कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी वाले ऑर्डर में नहीं चलना है, तो अगर आप सेक्शन सी पहले कर रहे हैं तो सारा करें। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन सेक्शन सी फिर सेक्शन बी में आए, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। कटिंग आप लोग बहुत करते हैं, वो बिल्कुल मत कीजिएगा, उसके नंबर कटते हैं बेटा। नीट पेपर होगा तो फुल ऑन फुल बड़े आराम से मिल सकता है। सो अंडरलाइनिंग मेन पॉइंट्स की ज़रूर करके जाएं। फिर जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है उस फॉर्मेट में करें। अगर आपको 3 पार्ट्स में पूछा है, अगर वहाँ पे पूछा गया है कि पहले सब्जेक्ट मैटर एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू दें, तो मार्क करें, आप उसमें लिखें सब्जेक्ट मैटर, अंडरलाइन करें सब्जेक्ट मैटर को, फिर उसके नीचे सॉल्व करें उस क्वेश्चन को। ऐसे ही ह्यूमन लाइफ वैल्यू के सब हेडिंग दें, फिर उसको सॉल्व करें। सो इस तरह से पेपर को नीट करके जाएँ, ऑर्डर में करके जाएँ। और अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो पूरा सेक्शन इकट्ठा आप सॉल्व करेंगे। ये नहीं होगा कंटिन्यू टू पेज नंबर दिस, इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा। सो आई थिंक कि एंड आई होप कि आपको ये क्लैरिटी हो गया होगा सिलेबस का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।